कक्षा 10वीं कविता यह दंतुलित मुस्कान और फसल पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं नागार्जुन जी। इस कविता में क्या है बेटा, यह जैसे दिया गया है यह दंतुलित मुस्कान, तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे दांतों की मुस्कान के बारे में दिया गया है। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसके जब दांत निकलते हैं छोटे छोटे, तो उनको देखकर जो है दुखी से किस तरह से दुखी आदमी होता है वो भी खुश हो जाता है, और किस तरह उसकी मुस्कान जो है सबके मन को मोह लेती है, उसके बारे में ये दिया गया है। और कवि जो है इसमें कवि उस बच्चे से के पिता बताए गए हैं, और वो जैसे उससे दूर है, परदेश में गए हुए हैं, और किस प्रकार वो जब आते हैं तो वो उसको एक टकी लगाकर एक टका देखता रहता है। तो इसके बारे में ये कविता दी गई है कि कवि को कैसा लगता है, वो किस तरह से बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया गया है, वो सब इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट का आंसर है बेटा आपका, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मर्तक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे ही झरने लग पड़े शेफालिक के फूल, बास था की बबूल। तो ये सबसे पहले बेटा इसमें कविता का प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 नागार्जुन जी द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान में से ली गई है। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, इसमें कवि जो है बच्चे के जब नए नए दांत निकलते हैं तो उसकी मनोहर मुस्कान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारे नए नए छोटे छोटे दांतों वाली है मन को मोहने वाली मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मृतक क्या होता है बेटा, मरा हुआ, मरे हुए में भी जान डाल देती है, ये यहाँ पर बताया गया है। अर्थात इस मुस्कान को देखकर जो निराश व्यक्ति, मृतक व्यक्ति मरा हुआ बताएगा बेटा, मरा हुआ कैसा बताएगा, जिसकी में कोई आशा नहीं रहती, निराश जो व्यक्ति होता है, इच्छाएं नहीं रहती, तो वो किस प्रकार बच्चे की मुस्कान को देखकर किस प्रकार उसमें आशा जाग उठती है और उसकी निराशा दूर हो जाती है। अर्थात में देना है आपको, धूली धूसर तुम्हारे ये गाद, धूली धूसर होता है बेटा मिट्टी से, धूल मिट्टी से सने हुए, धूल मिट्टी से सने हुए हैं, ये बताया गया है। तुम्हारे ये गाद, गाद क्या है, शरीर, किस शरीर को कहा गया है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि धूल से सने हुए जो तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात होता है कमल का फूल, कि कमल का फूल जो है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। कवि ने यहाँ पर जो है बच्चे को जो है एक कमल के फूल की तरह बताया गया है, जैसे सुंदर लगता है तो वो बताते हैं जैसे झोपड़ी में आकर कमल का फूल खिल गया हो, ऐसा लगता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, स्पर्श होता है बेटा स्पर्श करना, किसी को हम छूते हैं उसको स्पर्श करना, वो कहा गया है। तुम्हारा ही प्राण, प्राण यहाँ प्रिय को कहा गया है कि तुम्हारे जो है हे प्यारे बच्चे, तेरे स्पर्श को पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण होता है पत्थर, यहाँ पर जो है पत्थर को पिघलने की बात की गई है बेटा। तो पत्थर को पिघलना यहाँ किसके माध्यम से दिखाया गया है, एक कठोर हृदय वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया है, पाषाण कठोर हृदय वाले को बताया गया है। तो कवि यहाँ पर बताते हैं तुम्हें छूकर जो है पत्थर भी पिघल कर जो है जल बन गया, अर्थात तुम्हारे छूने के बाद कठोर हृदय वाले व्यक्ति का हृदय भी नरम बन गया है, वो भी कोमल हो गया है। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिक के फूल, शेफालिक बेटा एक प्रकार का पौधा है, शेफालिक क्या है, एक प्रकार का पौधा है, और उसमें से बांस था कि बबूल, बबूल होता है कांटेदार पेड़, कांटेदार जो पेड़ होते हैं जिन पर कांटे होते हैं उसको बबूल बोलते हैं बेटा, बबूल के पेड़ होते हैं। तो यहाँ कवि क्या कहता है कि तुम्हारा स्पर्श जो है तुम्हारे छूने में इतनी कोमलता होती है कि बांस या बबूल से भी, बांस का पेड़ होता है और बबूल जो कांटेदार पेड़ होते हैं उनसे भी शेफालिक के फूल झड़ने लगे होंगे। शेफालिक का फूल होता है बेटा एक सुगंध देने वाला, तो
उसको बताया गया है कि बांस और तुम्हारे छूने से अगर तुमने बांस और बबूल को भी छू लिया तो उसमें से भी शेफाली के फूल झड़ने लगे होंगे, अर्थात वहाँ भी जो है कोई व्यक्ति तुम्हें छूता है तो उसको इस तरह से शांति प्रदान होती है, अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी सहृदय बन जाता है। ये यहाँ पर कवि ने बताया है। फिर इसमें बेटा काव्य सौंदर्य, इस काव्यांश में फर्स्ट काव्यांश आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। तो उसमें किस प्रकार का काव्य सौंदर्य दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ क्या है कि बच्चे की मनोहर मुस्कान को दर्शाया गया है। ये तो पूरा विशेष है बेटा आपका। फिर इसमें क्या है, पूरे काव्यांश में जो है इसमें अनुप्रास अलंकार भी है आपका, उत्प्रेक्षा भी है, ये अलंकार आपके दिए गए हैं। यहाँ पर जो अनुप्रास तो बेटा आपको पता है धूलि धूसर दय की आवृत्ति होगी, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर जो है यहाँ पर जैस क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, जलजात, उसको जलजात के समान बताया गया है, तो एक कमल के फूल की तरह बताया गया, तो यहाँ आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार भी विद्यमान है। फिर भाषा सहज सरल है, माधुर्य गुण विद्यमान है, और यहाँ पर जो है वात्सल्य रस है बेटा। आपके 10वीं कक्षा में रस करवाए हैं, तो वात्सल्य रस क्या होता है, जब किसी बच्चे का वर्णन किया जाता है तो वहाँ कौन सा रस विद्यमान होता है, वात्सल्य रस, बच्चे के बारे में बताया गया है। अब इस काव्यांश में किस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, तो फर्स्ट आपका प्रश्न बनता है, कवि को बच्चे के धूल से सने हुए शरीर को देखकर क्या लग रहा है। वो धूल से सना हुआ शरीर क्यों देखते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिल गया हो, क्योंकि कमल का फूल भी सबको पता है कीचड़ में होता है, तो इसलिए उसको धूल से सने हुए बताया है, ये बताया गया था। तो सेकंड प्रश्न है, बांस या बबूल में से शेफाली के फूल कब झड़ने लगे होंगे। कब झड़ने लगे होंगे, जब जो है उसको जो है बांस या बबूल के पेड़ से शेफाली के फूल तब झड़ने लगे होंगे जब नए नए निकले हुए दांतों की मुस्कान वाले बच्चे ने उनका स्पर्श कर दिया होगा, उन्हें छू लिया होगा, किनको, उन पेड़ों को छू लिया होगा, तो उनसे शेफाली के फूल झड़ने लगे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, कविता में जलजात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। जलजात शब्द क्या था बेटा, वैसे तो कमल का फूल है, और वैसे किसके लिए किया गया है, दंतुरित मुस्कान वाले बच्चे के लिए यहाँ पर जलजात शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका फर्स्ट काव्यांश था बेटा। अब सेकंड है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो ये क्या है बेटा, इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चे से जो है उसके पिता जो दूर है उसके बारे में बताया गया है। तो क्या कहते हैं उसके पिताजी कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, जब बच्चा पहली बार अपने पिता से मिलता है तो वह बच्चा अपने पिता को पहचान नहीं पाता, तो उसके बारे में कहा गया है। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है बेटा लगातार देखना, बिना पलक झपकाए जो लगातार देखता रहता है उसको अनिमेष बोलते हैं। तो क्या कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए और एक अजनबी की तरह जो है लगातार मुझे देख रहे हो, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, यदि मुझे देखते देखते तुम थक गए हो तो मैं आंखें घुमा लूंगा, फेर लूंगा। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, परिचित क्या होता है, जान पहचान। तो कभी यहाँ कहते हैं कि क्या हुआ यदि पहले तुम्हारी और मेरी जान पहचान न हो पाई, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, ये माध्यम बनना उसको जान पहचान करवाना, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी जान पहचान करवाई थी। तो यहाँ कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ जो है अपनी तुमसे पहचान न करवाती तो ये पहचान न हो पाती। मैंने सकता देख, मैं यदि तुम्हारी माँ नहीं होती मैं तुम्हें देख नहीं सकता था, मैं न पाता जान, न तुम्हारे साथ मेरी जान पहचान होती। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान और तुम्हारे जो नए नए दांतों वाली जो मनोहर मुस्कान है, इसको देखने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त नहीं हो पाता। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार से है बेटा,
गुण रस सभी वही रहेंगे बेटा जो पहले बताए थे। सारी चीजें एक अलंकार है, उनको थोड़ा सा दे दिया। अब आपका सेकंड काव्यांश के प्रश्न इस प्रकार से हैं। देखते ही रहो अनिमेष, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जब बच्चे का कवि से प्रथम बार परिचय होता है, मिलन होता है, तो कवि को पहली बार देखकर उसे लगातार बच्चा देखता ही रहता है। वह कवि को अनजान समझने के कारण इस प्रकार देखता है, क्योंकि अजनबी लगता था उसको, अनजान लगता था, इस प्रकार बच्चा कवि की ओर देख रहा था। नेक्स्ट है, यदि बच्चे की माँ उसका परिचय बच्चे से नहीं कराती तो क्या होता? दिया गया है इस काव्यांश में बेटा, क्या होता? वह न तो उसे जान पाता और न ही पहचान पाता, और बच्चा जो है उसकी ओर देखकर हंसता भी नहीं और उसकी मुस्कान से कभी वंचित रह जाता। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बच्चे और कवि की पहचान किसने कराई? तो बच्चे और कवि की पहचान बच्चे की माँ ने कराई थी। किसने कराई थी? बच्चे की माँ ने। कहा गया ना, माध्यम न बनी होती, तो दोनों के बीच माध्यम कौन बनी थी? बच्चे की माँ। तो ये आपका सेकंड काव्यांश था बेटा। अब आपका थर्ड काव्यांश है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कताती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो यहाँ पर भी कवि के बताते हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। तो कवि की बच्चे की मनोहर मुस्कान को देखकर कहते हैं कि तुम भी धन्य हो और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी में इतर, चीर क्या होता है? लंबे समय से, प्रवासी विदेश में रहने वाले। तो कवि कहते हैं कि मैं तो लंबे समय से विदेश में रह रहा था। मैं इतर मैं अन्य, इतर होता है बेटा दूसरा, मैं तो तुम्हारे लिए दूसरा, मतलब दूसरा क्यों कहा गया? क्योंकि अपरिचित था, देखा नहीं था, इसलिए। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, संपर्क होता है संबंध। तो कवि कहते हैं कि हे प्यारे बच्चे, मैं मुझसे तुम्हारा कोई भी संबंध इस बीच में नहीं रहा, क्योंकि मैं तुमसे दूर था। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क होता है बेटा जो 5 तरह की चीजें मिलाई जाती हैं, शहद, घी, दही, जल और दूध। जैसे आप कई बार शिवलिंग वगैरह पे चढ़ाते हो, पंचामृत जिसको बोलते हैं, वो मधुपर्क होता है। तो क्या कहते हैं कवि यहाँ पर बताते हैं कि तुम्हारी माँ की जो है उंगलियां ही तुम्हें जो है मधुपर्क जो है पंचामृत का सेवन कराती रही हैं। देखते तुम इधर कनखी मार होता है बेटा तिरछी नजर से देखना, मतलब कान है जो, कानों की साइड से ऐसे जो देखते हैं उनको कनखी मार के बोलते हैं कि तिरछी नजर से देखते तुम इधर कनखी मार, तिरछी नजर से इधर देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, और जब आंखों से आंखें मिल जाती हैं बेटा, 2 आंखें तो बच्चे की, 2 उनके पिताजी की, आंखों से आंखें मिल जाती हैं तो आंखें 4 होना बताया गया है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, छविमान होता है सुंदर। तब तुम्हारी जो है दांतों की मुस्कान, कवि कहते हैं कि मुझे बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, और वह मुस्कान जो है मन को मोहने वाली प्रतीत होती है। तो ये आपका थर्ड काव्यांश है बेटा। इसमें प्रश्न किस प्रकार से है, बच्चे की कवि से आत्मीयता न होने का कारण क्या था? तो क्या था कि वो लंबे समय से जो है विदेश में रहता था, वो जो है बच्चे के पास नहीं था, इसलिए वो उससे आत्मीयता नहीं हो पाई थी, उसका बच्चे से परिचित नहीं हो पाया था वह, और वह पहली बार बच्चे से मिल रहा था, इसलिए बच्चे की कवि से आत्मीयता न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कवि की नजरें बच्चे से मिलने पर कवि को क्या बहुत प्रिय लगता है? कवि की नजरें जब बच्चे से मिलते हैं तो उनकी छोटे छोटे दांतों की जो मुस्कान है वह कवि को बहुत प्रिय लगती है, और तभी बच्चे वह कवि का स्नेह प्रकट होता है। नेक्स्ट है,
बच्चे को किससे आत्मीयता है और क्यों? तो बच्चे को किससे आत्मीयता है? अपनी माँ से आत्मीयता है, क्योंकि वह हमेशा अपनी माँ के पास ही रहा है, उसके साथ ही रहा है। तो बेटा ये आपकी कविता थी दंतुरित मुस्कान। इसी में ही हमारे नागार्जुन जी ने फसल कविता भी दी है। तो फसल कविता ये आपकी है नेक्स्ट फसल कविता। तो फसल कविता में क्या दिया गया है बेटा? फसल जो खेती होती है, पैदावार होती है, वो किस तरह होती है, उसमें किस किस का सहयोग होता है, उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 नागार्जुन जी द्वारा रचित फसल नामक कविता से ली गई हैं। इसका भावार्थ है बेटा, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारे नदियों के पानी का जादू। तो कवि इस बात को स्पष्ट किया है कवि ने कि जो लहलाती फसल होती है, जो फसल पैदा होती है, उसको पैदा करने में क्या है, सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि इसमें जो है प्रकृति और मनुष्य दोनों का समान रूप से सहयोग बताया है कवि ने यहाँ पर। इसका प्रकृति जो हमें जो नदी है, मिट्टी है, हवा है, जो सारी चीजें हैं बेटा, धूप है, तो ये क्या है, प्रकृति द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से लहलाती फसल को बताया कि दोनों के सहयोग से ही लहलाती फसल पैदा होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि ये एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। सभी नदियां जो हैं, अनेक नदियां अपना जल देकर इनकी सिंचाई करती हैं, एक दो नदियां नहीं होती हैं। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। बेटा स्पर्श होता है छूना, गरिमा होता है महिमा। तो यहाँ कवि बताते हैं इसमें केवल एक दो मनुष्य का नहीं, हजार लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम इस फसल के पैदा होने में मिला हुआ है, और अनेक जो है लोगों की यहाँ छूने से, इसके काम करने से, उनकी महिमा से ये फसल पैदा होती है। एक के नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो कवि यहाँ पर बताते हैं कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इस मिट्टी में मिला हुआ है, तब खेतों में लहलाती फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही यह संभव हो पाई है। अब नेक्स्ट है आपका, इसका एक बार इसकी प्रश्न करवा देती हूँ बेटा। फर्स्ट काव्यांश के फसल के फर्स्ट काव्यांश का प्रश्न इस प्रकार से है, कवि ने फसल के उगने में किन किन के सहयोग का उल्लेख किया है? तो भी मैंने आपको बताया बेटा, किस किस का बताया। यहाँ पर फर्स्ट काव्यांश में किस किस का, वो तो दिया है कि प्रकृति और मनुष्य का तो है ही है, पर यहाँ किसको सहयोग दिया गया है? तो कवि नागार्जुन ने फसल के पैदा होने में एक दो नहीं बल्कि अनेक नदियों के जल, अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम और हजारों खेतों के मिट्टी का गुणधर्म अर्थात इस प्रकार की अनेक विशेषताओं का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है, मैंने आपको बताया था बेटा कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही यह फसल की पैदा जो है, जो लहलाती फसल पैदा होती है, वो संभव है। मतलब बेटा कहने का ये है कि अकेला ना तो मनुष्य कुछ कर सकता है, ना ही प्रकृति कर सकती है, दोनों के सहयोग से ही फसल पैदा होती है। मेन बात ये है इसमें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने किसके गुणधर्म की बात कही है? गुणधर्म किसका बताया है? फसल के उगने में हजार हजार मिट्टी के जो खेत हैं, हजार हजार खेतों की जो मिट्टी है, उनके गुणधर्म की बात की गई है। अब आपका नेक्स्ट काव्यांश है बेटा, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें जो है कवि बताते कहते हैं कि फसल क्या है, अर्थात फसल क्या है, फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है,
समझ आया बेटा? फसल क्या है? तो कवि यहाँ कहते हैं कि फसल क्या है यह कहा जाए तो फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और तो कुछ नहीं, यह नदियों के पानी का जादू है। क्या कहा गई? और तो कुछ नहीं है, फसल नदियों के पानी के जादू से संभव हो पाई है। वह हाथों के स्पर्श की गई महिमा है और लाखों करोड़ों लोगों की जो मेहनत है उसकी महिमा है यह फसल। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। संदली होता है, भूरी काली तो पता है बेटा आपको, संदली होता है बेटा चंदन जैसी। जो भूरी काली और चंदन जैसी जो मिट्टी है, अनेक प्रकार की जो मिट्टी है, उसका गुण धर्म से ही यह फसल संभव हो पाई है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर बेटा बदला हुआ रूप। यह जो है सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, क्योंकि सूरज के का जब धूप नहीं आती तो भी बेटा फसल नहीं हो पाती, तो ये सूरज की किरणों का भी यहाँ बदला हुआ रूप बताया गया है, इसमें भी सहयोग है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा हुआ संकोच, यहाँ किसका संकोच? हवा की थिरकन का। जो हवा जो है इसमें हवा का सहयोग के बारे में बताया गया है। इस प्रकार जो है किस प्रकार सिमटा हुआ संकोच है। संकोच क्या होता है? झिझक है, एक जो है सिमटी हुई झिझक है कि हवा की थिरकन का, और थिरकन होता है नृत्य, जो हवा आती है उसका भी सहयोग यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार इन सब के सहयोग से ही फसल की पैदा होती है, ये बताया है। फिर इसके प्रश्न किस प्रकार से है बेटा? कवि के अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतर क्यों है? कवि के अनुसार ये बताया ना, सूरज की रूपांतर है सूरज की किरणों का, तो वो पूछा गया है कि किस प्रकार है। तो कवि के अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतर इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ही पौधों पर सूरज की किरणों का प्रकाश पड़ता है फसल का रंग रूप बदलने लगता है। जैसे बेटा आपने देखा होगा, कोई भी फूल ही लगा लो, जैसे फूल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है ना सुबह, तो वो खिल उठता है। पत्ते देख लो, बड़ी अलग सी चमक आ जाती है सभी पे सूरज की किरणों के बाद। तो उससे क्या होती है? उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से सबको पता है कि सूर्य से वो अपना किस प्रकार ऊर्जा लेते हैं पेड़ पौधे, तो वो बताया गया है। और फसल जो है अपने वास्तविक रूप में आ पाती है। नेक्स्ट, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो लहराती फसल होती है उसमें हवा का भी सहयोग होता है। जो हवा की लहरें हैं उनका भी सहयोग होता है। बिना हवा के फसल पैदा नहीं हो सकती। सभी का सहयोग जो है फसल के लिए उपयोगी बताया गया है। लास्ट प्रश्न है बेटा इस कविता का। कवि के अनुसार क्या फसल का स्वयं अपना कोई अस्तित्व है? मैंने पहले ही बताया था बेटा, फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यह प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही पैदा हो सकती है, अपने आप नहीं हो सकती। तो बेटा ये आपको कविता मैंने नागार्जुन जी द्वारा रचित यह कविता मैंने आपको पढ़ाई है। इसका भावार्थ, इसके प्रश्नोत्तर, इसको बेटा ध्यान से इस वीडियो को देखना, जो आपकी बोर्ड की क्लास में अच्छे से सहयोग करेगी। और देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद बेटा।